क्या आप जानते हैं हमारे इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में से 4 से 6% लोग हर साल अबव पॉवर्टी लाइन से बिलो पॉवर्टी लाइन पे चले जाते हैं। और इसका मेजर रीजन है आउट ऑफ पॉकेट मेडिकल कॉस्ट, यानी कि मेडिकल कॉस्ट में बढ़ रही महंगाई की वजह से। और यही नहीं, अगर हम इस चार्ट से देखें तो फ्रांस में अगर 100 रुपये मेडिकल कॉस्ट पे खर्च हो रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 9 ही रुपए उस पर्सन की पॉकेट से जाते हैं और बाकी सारा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी बियर करती है। बट वहीं अगर हम इंडिया का सिनारियो देखें तो वो बिल्कुल अलग है। इंडिया में अगर 100 रुपये मेडिकल कॉस्ट में खर्च हो रहे हैं तो उसमें से 68 रुपीज़ उस पर्सन के ही पॉकेट से जाते हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बहुत कम है। इवन इंडिया में जीडीपी का 0.36% पेनिट्रेशन ही हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में है, वही ग्लोबल एवरेज 2% का है। और अगर हम चाइना, यूके एंड यूएस की बात करें तो उनकी यहाँ भी हेल्थ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन इंडिया से कहीं ज़्यादा है। तो ऐसे में हमें ये समझ में आता है कि इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बहुत कम है और आने वाले टाइम में हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री एक बहुत अच्छे रेट से ग्रो हो सकती है। तो ऐसे में अगर इस इंडस्ट्री से कोई कंपनी आईपीओ ला रही हो तो क्या हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टिकर। मैं हूं कीर्ति और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के आईपीओ के बारे में और जानेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा हम इस वीडियो में हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री एज अ होल भी समझेंगे और ये भी जानेंगे कि ऐसे कौन से मेट्रिक्स है जिससे हम किसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को एनालाइज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब रही बात हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की, तो उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन तो अभी कर लिया है। तो अब डिस्कस करते हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी प्रोफाइल के बारे में। तो स्टार हेल्थ सारी ही हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज में से वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर है विद द मार्केट शेयर ऑफ अप्रॉक्स 16%। और जनरली हेल्थ इंश्योरेंस में देखा जाए तो 3 टाइप के सेगमेंट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला है गवर्नमेंट बिजनेस, जिसमें गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम्स होते हैं जैसे कि आयुष्मान भारत स्कीम, ईएसआईसी एक्सेट्रा। दूसरा होता है ग्रुप बिजनेस, जिसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस कवर किया जाता है। और थर्ड होता है इंडिविजुअल या रिटेल बिजनेस, जिसमें इंडिविजुअल इंश्योरेंस, फैमिली इंश्योरेंस ये सब कवर किया जाता है। तो अगर हम इन तीनों सेगमेंट का मार्केट शेयर देखें हेल्थ इंश्योरेंस में तो कुछ इस तरह है, जिसमें 7% गवर्नमेंट बिजनेस से आता है, 48% ग्रुप बिजनेस से आता है और 45% रिटेल बिजनेस से आता है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो उनका मेन फोकस रिटेल सेगमेंट पे ही है। वो इंडिया की सबसे पहली स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है जिनका मेन फोकस हेल्थ इंश्योरेंस पे ही है। इवन अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात की जाए तो एज ऑफ सितंबर 2021 इनके 779 ब्रांचेस हैं, जो कि इंडिया के 25 स्टेट्स एंड 5 यूनियन टेरिटरीज में लोकेटेड है। अब बात करते हैं इस कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ्स के बारे में। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है, स्पेशली रिटेल सेगमेंट में। इनका हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में तो ओवरऑल 16% का मार्केट शेयर है, बट रिटेल सेगमेंट में ये 31% का मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। एंड इवन अगर हम लास्ट 3 ईयर्स का डेटा देखें कि इन्होंने कितने लोगों को इंश्योरेंस प्रोवाइड किया है, तो 2019 में ये 43 लाख लोग थे, 2020 में ये 51 लाख हो गए और 2021 में ये 70 लाख हो गए। तो ये फिगर हर साल बढ़ता ही गया है और इनके कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एक और बेनिफिट इनका ये है कि इनका ऑफलाइन पेनिट्रेशन सबसे ज़्यादा है। अगर हम ओवरऑल हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की ही बात करें तो इसमें ऑफलाइन पेनिट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है। जैसा कि आप इस ग्राफ से देख सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में ऑफलाइन सेल्स सबसे ज़्यादा होती है, जो है ऑलमोस्ट 98%, एंड बाकी 2% ऑनलाइन है। और उसी ऑफलाइन मार्केट में 69% सेल्स तो एजेंट्स या ब्रोकर्स के थ्रू होती है और बाकी 29% डायरेक्ट सेल्स होती है। तो इस डेटा से हमें ये पता चलता है कि अगर किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे निकलना है तो उन्हें अपने एजेंट्स के बेस को बहुत बड़ा करना होगा। तो स्टार हेल्थ ने भी यही किया। उनके एजेंट्स 2019 से लेकर 2021 तक 27% के CAGR से ग्रो हुए हैं। जैसा कि आप इस चार्ट से देख सकते हैं, सारे स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज में स्टार हेल्थ के इंडिविजुअल एजेंट सबसे ज़्यादा है। चाहे आप 2018 देखें, 19 देखें या 21 देखें, स्टार हेल्थ के आसपास भी कोई नहीं है।
और इसी का नतीजा है कि इनके सबसे ज़्यादा सेल्स भी एजेंट्स के थ्रू ही होती है। जैसा कि आप इस टेबल से देख सकते हैं कि इनके टोटल सेल्स का 81% एजेंट्स के थ्रू ही होता है। तो चलिए अब बात करते हैं इस कंपनी के कुछ रिस्क के बारे में भी। अब रिस्क में मैं कंपनी स्पेसिफिक रिस्क और इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क दोनों ही समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले रिस्क की अगर हम बात करें तो इंडिया में इंश्योरेंस को बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही बोरिंग समझा जाता है, स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस को, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज ऐसी होती है जिन्हें समझना एट अ टाइम्स थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस या थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। जैसे कि कौन से डिजीजेस कवर होंगे, कौन से नहीं होंगे, कितना क्लेम मिलेगा, कैसे मिलेगा, नेटवर्किंग हॉस्पिटल्स कैसे हैं, वहाँ इलाज कैसा है, ये सारी ही चीज़ें। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क साबित हो सकता है, क्योंकि अगर वो अपने कस्टमर्स को सही तरीके से अपनी पॉलिसी को समझा नहीं पाते हैं या फिर उनका कोई एम्प्लॉय या कोई एजेंट या कोई ब्रोकर अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन दे देता है या फिर मिस सेलिंग कर देता है, जो कि मोस्ट ऑफनली हर बैंक्स में होता ही रहता है, तो इस केस में इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि इससे इनकी ब्रांड विजिबिलिटी खराब होती है। और अगर ब्रांड विजिबिलिटी खराब हुई तो मार्केट शेयर डाउन भी हो जाता है। और जनरली हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम जितना फाइनेंशियल एक्सपर्ट से नहीं पूछते उतना हम अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव से पूछ लेते हैं। तो अगर लोगों का कंपनी के ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा तो उसकी ब्रांड विजिबिलिटी कभी नहीं बन पाएगी और एक नेगेटिव पब्लिसिटी की वजह से उनका पूरा रेपुटेशन मार्केट में खराब भी हो सकता है। एक कंपनी स्पेसिफिक रिस्क इनका ये भी है कि जहां हमने इनका स्ट्रेंथ्स में डिस्कस किया था कि इनके नंबर ऑफ एजेंट्स बहुत ज़्यादा है जिनसे मेजॉरिटी ऑफ पॉलिसीज बिकती है, तो जहां ये एक अच्छा पॉइंट है वहीं ये एक प्रॉब्लमैटिक पॉइंट भी है, क्योंकि आगे चल के फ्यूचर में भी इन्हें अपने नंबर ऑफ एजेंट्स बढ़ाते रहने होंगे, क्योंकि इनके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि ये अपनी सेल्स को भी मेंटेन रखे और सेल्स सबसे ज़्यादा एजेंट्स के थ्रू ही आती है। तो इन्हें कंटिन्यूसली एजेंट्स को कमीशन भी पे करते रहना होगा और अपने नंबर ऑफ एजेंट्स को भी बढ़ाते रहना होगा। और हाँ, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप recipe.finology.in पे जाके साइन अप करके इन्वेस्टमेंट इनसाइट पे देख सकते हैं। आपको हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के ऊपर एक वेल रिसर्च रिपोर्ट मिल जाएगी। इवन रेसिपी में हम हर वीक एक इन्वेस्टमेंट इनसाइट को ऐड करते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे होती है। अब हम बात करते हैं कंपनी के तीसरे रिस्क के बारे में। तो इनका तीसरा रिस्क ये है कि इन्होंने 2021 में लॉस इनकर किया है। तो चलिए इनके लॉस को हम थोड़े इनके फाइनेंशियल्स के साथ भी डिस्कस कर लेते हैं और हम ये भी देख लेते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी को एनालाइज करने के लिए हमें कौन से ऐसे रेशियोज हैं जो देखने चाहिए। लेकिन अगर हम बात प्रॉफिट एंड लॉस की कर रहे हैं तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है। तो किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज को दो तरीकों से रेवेन्यू जनरेट होता है, जिसमें सबसे पहला है अंडरराइटिंग इनकम। अंडरराइटिंग इनकम आपकी प्रीमियम के कॉस्ट पे ही इंक्लूडेड होती है। जैसे कि जब हम प्रीमियम पे करते हैं या फिर हम इंश्योरेंस परचेज करते हैं तो उसमें कंपनी का कुछ अंडरराइटिंग लगता है, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस लगते हैं, तो वो ये सारे ही कॉस्ट को हमारे प्रीमियम में ऐड कर देते हैं। तो कंपनी प्रीमियम में जितना ज़्यादा इस अंडरराइटिंग कॉस्ट को इंक्लूड करेगा उतना ही ज़्यादा उनका प्रॉफिट मार्जिन भी होगा। अब उनका दूसरा रेवेन्यू सोर्स है इन्वेस्टमेंट इनकम से। अब जब भी हम कंपनी को प्रीमियम पे करते हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो ये प्रीमियम लेके बैठ जाएगी। वो इस प्रीमियम से अपने सारे ही एक्सपेंसेस को डिडक्ट करती है और अपने दिए हुए क्लेम्स को भी डिडक्ट करती है और उसके बाद जो पैसा उनके पास बचता है उसे वो अलग अलग इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करती है अकॉर्डिंग टू IRDA गाइडलाइंस, और उससे जो उन्हें रिटर्न्स जनरेट होता है वो उनके लिए सेकेंड रेवेन्यू सोर्स होता है। अब ये दोनों ही चीज़ों को चेक करने का कुछ रेशियोज होते हैं, जिसमें सबसे पहला है इनकर्ड क्लेम रेशियो। तो ये रेशियो हमें ये बताता है कि कंपनी ने टोटल कलेक्टेड प्रीमियम में से कितना क्लेम पे किया है। तो ये रेशियो जितना कम होगा कंपनी उतनी ही प्रॉफिटेबल होगी। बट जैसा कि आप टेबल से देख सकते हैं कि इनका ये रेशियो इंक्रीज होता जा रहा है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि इससे हमें ये इंडिकेशन मिल रहा है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी 2019 से 21 में डिक्रीज हुई है। अब बात करते हैं कंबाइंड रेशियो की। तो ये रेशियो हमें ये बताता है कि अपार्ट फ्रॉम क्लेम्स कंपनी ने कितना एक्सपेंस इनकर किया है एज अ रेशियो ऑफ प्रीमियम कलेक्टेड। तो ये रेशियो अगर 100% से कम है तो ये एक प्रॉफिटेबल ऑपरेशंस का इंडिकेशन है। तो चलिए देखते हैं कि स्टार हेल्थ का कंबाइंड रेशियो कितना है। तो टेबल को देख के हम ये कह सकते हैं कि 2019 से 21 में ये रेशियो बढ़ा है, विच इंडिकेट्स कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पिछले 3 सालों में कम हुई है। और अगर हम कुछ और फाइनेंशियल
मेट्रिक की बात करें तो कंपनी को अंडर राइटिंग पे 2019 एंड 20 तक तो प्रॉफिट हो रहा था, बट 2020 में लॉस हुआ है। यानी कि इनका वन ऑफ द इनकम सोर्स पे इन्हें लॉस बियर करना पड़ा है, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 2021 का नेगेटिव है और आरओई भी 2019-20 का तो पॉजिटिव है बट 2021 का नेगेटिव है। और ये सारे ही लॉसेस 2021 में ही हुए हैं। मे भी हो सकता है कोविड के इम्पैक्ट के कारण, क्योंकि हो सकता है कि कंपनी के पास बहुत एक्सेसिव क्लेम्स आए हों जिसकी वजह से कंपनी को बहुत सारा कैश देना पड़ा हो। अगर बात करें कंपनी के आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की, तो आईपीओ को लाने का रीज़न है कंपनी के कैपिटल बेस को बढ़ाना और सफिशिएंट बफर कैश को मेंटेन करना ताकि सॉल्वेंसी रेशियो मेंटेन हो सके। अगर आईपीओ इशू साइज को देखें तो वो है अराउंड 7200 करोड़, जिसमें फ्रेश इशू है 2000 करोड़ और ऑफर फॉर सेल है 5200 करोड़। अगर अब बात करें आईपीओ की डिटेल्स की, तो आईपीओ आ रहा है 30 नवंबर को और ख़त्म होगा 2 दिसंबर को। इसका प्राइस बैंड है 870 रुपीज़ से 900 और ये शेयर लिस्ट होगा 10 दिसंबर को। तो चलिए अब आते हैं इस कंपनी के वैल्यूएशंस की तरफ कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर हम जितने भी फाइनेंशियल्स अभी तक डिस्कस कर चुके हैं उसमें हमने यही देखा कि 2021 में इसने लॉस बियर किया है, तो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि आगे चल के ये कब प्रॉफिटेबल होगी या नहीं होगी। तो इसीलिए हम इसका पी भी नहीं निकाल सकते और इवन अगर हम इसे इसकी दूसरी पीयर कंपनीज के साथ भी कंपेयर करें तो बाकी सारी स्टैंडअलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज प्रॉफिटेबल रही है। तो एट दिस टाइम आईपीओ में अप्लाई करना रिस्की हो सकता है, बट हाँ हम ये कर सकते हैं कि हम पोस्ट आईपीओ इसके सही वैल्यूएशंस का इंतजार करें, उसके बाद इन्वेस्ट करें। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप अपनी खुद की रिसर्च भी ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, जैसे मैंने अभी आपको इंश्योरेंस इंडस्ट्री के एनालिसिस के बारे में बताया, वैसे ही अगर आप और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज के एनालिसिस के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सिर्फ quest.finology.in पे जाके साइन अप करना है और वहाँ पे आपको ऐसे और भी इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोर्सेज मिल जाएंगे। आई होप आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।